दोस्तों, पिछले लगभग 15-20 सालों में रिलेशनशिप के डायनामिक्स इतनी तेज़ी से बदले हैं कि उन डायनामिक्स को हम समझ नहीं पाए और यही एक वजह बन गई कि रिश्ते इतने नाजुक हो गए हैं कि वो टूटने में देरी नहीं करते। और इसके चलते जो ज़रूरी कपल डायनामिक्स या कपल एजुकेशन है वो इस चैनल पर हम लगातार लेकर आते रहते हैं ताकि इश्क के वो आशियाने जो आपने बुने हैं उनमें किसी भी तरह की कोई सीलन ना लग जाए। इस बात का ध्यान हम रखने की पूरी कोशिश करते हैं और उसी के चलते लगभग एक कहानी या केस स्टडी हम हर महीने अपने चैनल पर लेकर आते हैं जिससे हम कुछ सीख सकें, जिससे हम अपने रिश्तों को बेहतर बना सकें। पिछली जो स्टोरी थी वो विक्रम बत्रा सर और डिम्पल मैम के बारे में थी, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया और काफ़ी डिमांड आई कि हम एक और स्टोरी लेकर आए। उसी को ध्यान में रखकर एक और कहानी इसी महीने लेकर आ रहे हैं। यूजुअली एक स्टोरी हम हर महीने कवर करते हैं और जो ज़रूरी नगेट्स हैं रिलेशनशिप को ठीक रखने के वो हम अपने चैनल पर शेयर करते रहते हैं। आज की कहानी आपको सुनना क्यों ज़रूरी है? आज की कहानी इसलिए भी खास हो जाती है कि हिंदुस्तान के पिछले हज़ारों साल के इतिहास से आज दिन तक जो सबसे नायाब प्रेम कहानियां हैं, आप गूगल की किसी भी वेबसाइट को सर्च कर लें, जो टॉप 5 लव स्टोरीज़ है उन लव स्टोरीज़ में से एक कहानी वो है जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं और उसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। आज हम बात करने जा रहे हैं पेशवा बाजीराव और मस्तानी की प्रेम कहानी के बारे में। इस कहानी को शुरू करने के पहले मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा पेशवा को समझ लें। पेशवा कौन थे, क्या थे, कैसे थे, कब से थे और कहाँ तक थे, इन सब चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में जानेंगे और उनकी लव स्टोरी इतनी खास और नायाब क्यों बन जाती है ये भी आज की वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि आप ये जानें कि जो छत्रपति शिवाजी थे, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में हम सब जानते हैं। वो हिंदुस्तान के आज दिन तक के सबसे बड़े महानायकों में से एक रहे हैं, सबसे बड़े योद्धाओं में से एक रहे हैं। उनके जो पोते थे छत्रपति साहूजी महाराज, छत्रपति साहूजी महाराज जब मराठा साम्राज्य को एक्सपैंड कर रहे थे, जब वो उसके लिए काम कर रहे थे, तो उनके जो सबसे बड़े प्रधान थे, उनके जो सबसे बड़े सेनापति थे वो थे बालाजी विश्वनाथ। और उनके देहांत के बाद छत्रपति साहू के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो ये थी कि नया पेशवा किसे नियुक्त किया जाए, किसे पूरे साम्राज्य की लगाम दे दी जाए, कौन हो वो व्यक्ति जिसे इस बात के लिए निर्धारित कर दिया जाए कि वो इस साम्राज्य को आगे लेकर जाए। और इसके लिए उन्होंने बाजीराव को चुना, पेशवा बाजीराव को। अब पेशवा बाजीराव को चुना ये खास बात नहीं है, खास बात यह है कि उस समय वो केवल 20 वर्ष के थे। आप थोड़ा सा सोच कर देखिए कि 20 वर्ष की उम्र में आपको हिंदुस्तान के सबसे बड़े साम्राज्य का सबसे बड़ा प्रधान नियुक्त अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसने आप में कुछ तो देखा होगा और उसके लिए आपने क्या योग्यताएं अर्जित की होगी, आप किस स्तर के व्यक्ति रहे होंगे, ये समझने वाली बात है। मैं चाहता हूँ कि आप ये समझें कि 20 वर्ष की उम्र में हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा साम्राज्य था उसकी जो लगाम थी वो पेशवा बाजीराव के हाथ में दे दी गई थी। एक ऐसे व्यक्ति की लव स्टोरी के बारे में आज हम बात करने जाएंगे। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने एक छोटे से जीवन काल में लगभग 40 युद्ध लड़े और उन 40 में से 10, 20, 30, 35 नहीं, 40 के 40 युद्ध में जीत दर्ज की। ये बात करना आसान लगती है पर ये उतनी आसान है भी नहीं कि आप 40 की 40 लड़ाइयाँ ऐसे ही जीत जाए। एक ऐसा योद्धा जिसने सन 1700 में जन्म लिया और 1740 में उसने अपनी आखिरी सांस ली। इस 40 साल के जीवन में उसने मराठा साम्राज्य को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा साम्राज्य बना दिया। मराठा साम्राज्य के जितने भी महान पेशवा हुए उन सब पेशवाओं में पेशवा बाजीराव सबसे महान और सबसे श्रेष्ठ माने जाते थे और ये भी तय है कि मराठा साम्राज्य उनके रहते हुए ही अपनी चरम सीमा पर पहुंचा। एक ऐसे योद्धा की हम बात कर रहे हैं। एक और ज़रूरी बात आप जान लें कि हम ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है, क्योंकि 1740 में उनका देहांत हुआ और 1750 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उनका काफ़ी दखल अंदाजी शुरू हुई हिंदुस्तान की राजनीति में और उसके बाद ब्रिटिश शासन जो है वो स्थापित होना शुरू हुआ। कहने वाले कहते हैं कि अगर पेशवा बाजीराव 20 साल और जी लिए होते तो ब्रिटिश साम्राज्य उस तरह से हमारे देश में स्थापित ही नहीं हुआ होता जिस तरह से वो स्थापित हुआ। एक ऐसा योद्धा जिसने इतनी कम उम्र में इतने बड़े बड़े काम किए हैं, उसकी प्रेम की जो कहानी है वो भी अपने आप में खास है। या यूँ कह दें कि इन्हें अपनी बहादुरी के लिए कम और इनके इश्क के लिए ज़्यादा जाना जाता है, तो उस कहानी में कुछ तो खास बात रही होगी। बात है 1727 की, जब बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल बुंदेला अपने दूत को भेजते हैं पेशवा के पास उनसे मदद लेने के लिए
क्योंकि बुंदेलखंड पर उस समय मोहम्मद खान ने अटैक किया था और बुंदेलखंड की स्थिति ये नहीं थी कि वो उन्हें हरा पाते, और इसलिए मदद के लिए वो हाथ मांगते हैं पेशवा बाजीराव का। और पेशवा बाजीराव ये सोचकर उनकी मदद करते हैं कि एक हिंदू राजा अगर एक हिंदू राजा की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा। और वो बुंदेलखंड आते हैं और उस युद्ध को भी बखूबी जीतते हैं और छत्रसाल का जो राज्य है उसे सुरक्षित कर कर उनके हाथों में देते हैं। और इस बात से खुश होकर छत्रसाल चाहते थे कि अब जो ये रिश्ते हैं ये थोड़े से और ख़ास हो जाएं, थोड़े से और गहरे हो जाएं, और वो चाहते थे कि वो अपनी बेटी मस्तानी की शादी पेशवा के साथ कर दें। वो चाहते थे कि हम मस्तानी को एक भेंट स्वरूप आपके घर भेज दें। मस्तानी रूहानी बेगम जो छत्रसाल की एक बीवी थी, उनकी बेटी थी। अब मैं चाहता हूँ कि आप मस्तानी के बारे में भी थोड़ा जानें। एक ऐसी लड़की जो नृत्य कला, राजनीति, तलवारबाजी, युद्ध कला और घर के कामों में निपुण है, और इतनी खूबसूरत कि पेशवा ने जब पहली बार देखा तो वो अपना दिल दे बैठे। पेशवा बाजीराव बचपन से ही शादीशुदा थे काशीबाई के साथ, और वो निर्णय करते हैं कि हम एक शादी और करेंगे। और क्योंकि उनका दिल मस्तानी पर आ गया था तो उन्होंने मन बनाया है कि इसे हम अपनी दूसरी बीवी बनाएंगे और इसे हम अपने घर लेकर जाएंगे, अपने महल में अपने साथ रखेंगे। अब सारी चीज़ें होती हैं, वो वहाँ से दोबारा अपने राज्य में लौटते हैं। वो पुणे में आते हैं जहाँ पर उनका घर हुआ करता था। वहाँ पर आकर ही सारा संघर्ष शुरू हो जाता है। उनके पूरे परिवार ने मस्तानी को अपनाने से बिल्कुल मना कर दिया। मस्तानी के बारे में ये कहा जाता था कि वो एक नृत्यांगना की बेटी है। मस्तानी के बारे में ये कहा जाता था कि वो एक मुस्लिम है, और ये सब कहा जाता था कि क्योंकि एक हिंदू राजा है और वो इस तरह से किसी से भी शादी नहीं कर सकते क्योंकि वो शादीशुदा भी है, तो इन चीज़ों के चलते वो उसे एक्सेप्ट करने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। मस्तानी जब पुणे में उनके महल में शनिवार वाड़ा में जब वो आई, जब वो वहाँ रहने लगी, तो लगातार उनके परिवार की कोशिश रहती थी कि वो किसी तरह उसे परेशान करे, वो किसी तरह उसे वहाँ से निकाल दे या फिर वो उसकी हत्या ही करवा दे। पेशवा क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य संभाल रहे थे तो उनका आना जाना यहाँ वहाँ लगा रहता था, कई सारे युद्ध में जाना, कई कई दिनों तक बाहर रहना। कहते हैं कि साल में 8 महीना वो अपने युद्ध क्षेत्र में और अपने साम्राज्य में अलग अलग जगहों पर होते थे, केवल 3 से 4 महीने वो अपने घर पर स्पेंड करते थे। ऐसे में उन 8 महीनों में मस्तानी पर तरह तरह के जुल्म भी होते थे, उसे तरह तरह की पीड़ाएं भी दी जाती थी, और ये जो सारी चीज़ें वो चलती रहती थी। ऐसा भी कहते हैं कि एक बार तो उसे जहर देकर मारने की भी कोशिश की। जो सबसे ज़्यादा नापसंद करने वाले लोग थे वो पेशवा की जो माता जी थी और पेशवा के जो भाई थे, वो थे जो मस्तानी को बिल्कुल नहीं चाहते थे। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ये इस घर में रहे या ये यहाँ के पेशवा की पत्नी का दर्जा प्राप्त करे। संघर्ष इसी तरह चलता रहता है, और एक पेशवा, एक इतने बड़े राज्य का प्रधान भी इश्क के मामलों में हल्का साबित हो जाता है, इश्क के मामले में मजबूर साबित हो जाता है अपने परिवार के सामने। और वो लगातार बड़ी कोशिशों के बावजूद भी बड़ी ही मुश्किल से किसी तरह से हेल्प कर पाता है मस्तानी की। पेशवा उसे बहुत प्यार भी करते हैं, पेशवा उसके बिना जी भी नहीं सकते, पर पेशवा को अपने साम्राज्य को भी संभालना है, और इन सब चीज़ों के दौरान मस्तानी को अपने प्यार को साबित करना है, और वो किसी भी तरह की चुनौती से लड़ जाना चाहती है, पर वो पेशवा के बिना नहीं रहना चाहती, वो पेशवा के घर के अलावा कहीं और नहीं रहना चाहती। जब पेशवा देखते हैं कि उसे अलग अलग ढंग से परेशान किया जाता है, वो बिल्कुल भी अच्छी स्थिति में नहीं है उस महल में, तो वो उसे एक सेपरेट महल बनवा कर देते हैं जिसे मस्तानी महल के नाम से जाना जाता है। वो वहाँ रहा करती थी, पर बावजूद उसके उस पर तरह तरह की पीड़ाएँ, तरह तरह की परेशानियाँ दी जाती थी। ये सब चीज़ें चलती रही, और 1734 में पेशवा बाजीराव और मस्तानी के बेटे ने जन्म लिया। बेटे का नाम कृष्ण राव रखा गया, पर बात वही है, परिवार चाहता ही नहीं था कि ये हमारे परिवार का, हमारे कुल का बेटा माना जाए, और उन्होंने उसे एक्सेप्ट करने से मना किया, और इसके चलते मुस्लिम परिवेश में ही उसकी आगे का पालन पोषण हुआ और उसका नाम शमशेर बहादुर रखा गया। सारी चीज़ें इस ढंग से चल रही थी। मस्तानी को पेशवा से प्यार कर लेने के लिए, पेशवा से मोहब्बत कर लेने के लिए, उस संबंध को बनाए रखने के लिए कई तरह के दुख झेलने पड़े। वो झेलती रही, सारी चीज़ें होती रही। 1739-40 के आसपास की बात है। इंदौर के पास खरगोन जिले के किसी जगह पर पेशवा युद्ध लड़ने के लिए आए। वो वहाँ पर थे और साम्राज्य को बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही बढ़िया तरीके से वो एक्सपैंड कर रहे थे। और उस दौरान उन्हें न्यूज़ मिलती है, उस दौरान उन्हें उनके दूत आकर बताते हैं कि पुणे में
मस्तानी को कैद कर लिया गया है। और ये बात उन्हें झकझोर देती है, एक ऐसी लड़की जिसके बिना लगभग सांस लेना भी मुमकिन नहीं था, उसे किसी ने अगर कैद कर लिया है, उसकी जान पर अगर बात आ गई है, तो पेशवा आसानी से सहजता से कैसे रह लेते। पेशवा बीमार हुए, ये सारी चीज़ें चलती रहीं, उन्हें बुखार आया और उनकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। कहते हैं कि उस दौरान काशीबाई और पेशवा की जो माताजी थी वो आई भी, मस्तानी को भी बुलाया गया, किसी तरह उन्हें दोबारा पुणे भी भेज दिया गया। उन्हें ये समझाने की कोशिश की गई कि उसे किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, वो बिल्कुल सुरक्षित है, सब कुछ है। पर पेशवा की तबीयत दोबारा कभी ठीक नहीं हुई और 1740 में वो अंतिम सांस उन्होंने ली और वो वीर गति को प्राप्त हुए। पेशवा की मौत की बात जैसे ही मस्तानी को पता लगती है, तो ऐसा, क्योंकि तरह तरह के तर्क दिए जाते हैं, तरह तरह की बातें हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उसके बाद मस्तानी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मस्तानी उसी चिता में जाकर कूद गई जो पेशवा की चिता थी और उसने अपने प्राण त्याग दिए। इस तरह की कई बातें हैं, पर जो समझने वाली बात है वो सिर्फ ये कि बाजीराव के जाने के बाद मस्तानी ने ज़िंदगी में आगे बढ़ने से मना कर दिया, उनके बिना ज़िंदगी जीने से मना कर दिया और उन्होंने अंतिम सांसें ली। इस तरह से इस प्रेम कहानी का अंत होता है। पर दोस्तों, इस कहानी में जो एक किरदार है जो थोड़ा सा छुप गया, वो है काशीबाई। काशीबाई एक ऐसी महिला जो बचपन से ही विवाहित थी पेशवा के साथ और उन्हें बड़ा प्यार करती थी, उनका खूब ध्यान भी रखती थी। और यकीन मानिए कि एक ऐसी महिला मस्तानी जिसके पीछे पूरा परिवार पड़ा है, जिसकी जान पर बात पेशवा के रहते हुए आ गई थी, आज जब वो भी नहीं है, आज जब पेशवा भी नहीं है, तो उनका बेटा कैसे जीवित रह जाता। पर काशीबाई ने उसे अपने बेटे की तरह पाला पोसा, बड़ा किया और शमशेर बहादुर हमेशा ही मराठा साम्राज्य में सेवाएं देते रहे। 1761 में जब वो 27 साल के थे, तो पानीपत में एक युद्ध के दौरान मराठाओं की तरफ से लड़ते हुए शमशेर बहादुर भी वीर गति को प्राप्त हुए और इस तरह से पेशवा बाजीराव और मस्तानी के प्यार का जो आखिरी अंश था वो भी खत्म हो गया। ये थी एक कहानी दोस्तों। इस कहानी में जो ज़रूरी बात मैं चाहता हूँ कि आप समझे वो ये थी कि आजकल जो सबसे ज़्यादा मामले हम देखते हैं वो देखते हैं वर्क लाइफ बैलेंस के। वो हम देखते हैं कि एक व्यक्ति ये कह रहा है कि क्योंकि वो काम में इतना बिजी है इसलिए वो अपना घर नहीं संभाल पा रहा है, या फिर कोई कह रहा है कि क्योंकि उसे प्यार इतना हो गया है कि वो काम पे ध्यान नहीं दे पा रहा। इस तरह तरह की चीज़ें देखते हैं। ऐसे लोगों के लिए ये कहानी विशेषकर ज़रूरी है ताकि वो समझ सकें कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी बहादुरी के कई कारनामे गढ़े हैं और आशिकी में भी वो किसी से पीछे नहीं रहा। ये मिसाल है उन लोगों के लिए जो वर्क लाइफ बैलेंस ठीक से नहीं कर पा रहे, जो रिश्तों को और अपने काम को ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे। मैं चाहता हूँ कि इस कहानी से जो प्रेरणा हम ले सकें वो ये लें कि हमें अपने रिश्तों को और हमें अपने काम को, दोनों ही चीज़ों को बेहतरी से करते आना चाहिए। ये चीज़ें बिल्कुल हमारे ही कंट्रोल में है। तो ये थी पेशवा बाजीराव और मस्तानी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के नगेट्स, इसी तरह की कहानियाँ इस चैनल पर लगातार लेकर आते रहेंगे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू एंड हैव ब्यूटीफुल रिलेशनशिप्स।